हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आश्रम आवासीय बालक विद्यालय रणमा पलामू। आज की क्लास में हम 10th क्लास से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यह केमिस्ट्री चैप्टर से है। पिछले क्लासों में हम रासायनिक अभिक्रिया और इसके समीकरण के बारे में कुछ बात किए थे, पढ़े थे। पिछले दिनों में हम देखे थे, पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ भाग लेने के बाद यदि नए पदार्थ के रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले होते हैं अभिकारक, उस अभिकारक में जो भी तत्व भाग लेते हैं उन तत्वों को अभिकारक कहते हैं। और पूर्ण अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद के रूप में, प्रतिफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल उत्पाद। यानी हम देखें कि अभिकारक एक या दो से अधिक भी हो सकते हैं और उत्पाद भी एक, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उत्पाद हमें प्राप्त होती है। ये बात पिछले क्लासों में हम देखे थे यही। जैसे कि कोई भी रिएक्शन यदि है, मान लीजिए कि सोडियम है और क्लोरीन, ये अभिक्रिया कर रहा है, दोनों आपस में रिएक्ट किए। रिएक्ट करने के बाद ये जो है इसे बना देता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं। साधारण नमक का सूत्र ये सोडियम क्लोराइड। तो इसमें हम यही देखें कि यहाँ पर ये अभिकारक होता है जो बाईं तरफ होते हैं। किसी भी समीकरण में जो बाईं तरफ होते हैं वो अभिकारक रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो एरो के चिन्ह के दाईं तरफ जो उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं, प्रतिफल के रूप में जाने जाते हैं, प्रोडक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो हम देखते हैं ये एक पूर्ण इक्वेशन हुआ। इसमें हम यही देखें कि अभिकारक जो भी तत्व भाग लेने वाले अभिकारक में, और भाग लेने के बाद पूर्ण अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनाती है। और इस तरह से ये इक्वेशन बना, यानी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुआ। तो किसी भी समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व जो अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं और उत्पाद के रूप में बनते हैं नए पदार्थ, इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो ये पूर्ण रूप से ये समीकरण बना, समीकरण को हम कहते हैं, यही समीकरण है। तो देखते हैं ये क्लास तो पिछले दिन में हम जाने थे। इसके बाद अगला आज जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म पढ़ना है आज। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, कैसे कोई भी अभिक्रिया किस गुण के आधार पर अभिक्रिया होता है और बनता है, तो इसके बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ पे पहला है मेरा रासायनिक अभिक्रिया गुणधर्म में टॉपिक, पहला है गैस का उत्पत्ति। तो गैस का उत्पत्ति में हम देखते हैं कि गैस कैसे उत्पत्ति होती है। कोई भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गैस का उत्पत्ति होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से हम, जैसे कि जिंक है, ये जस्ता जिसको बोलते हैं, जस्ता जब HCl के उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम अभिक्रिया करता है, ये दोनों, तो अभिक्रिया करने के बाद गैस का उत्पत्ति होता है। देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये जो है सो अभिक्रिया कर रहा है किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और बना दिया, ये क्या बना दिया, ZnCl2 और प्लस में H2, जो कि यही गैस है। ये देखिए गैस बना है। तो ये गैस हम देख रहे हैं कि बना है। इससे पहले हम टॉपिक जानने का प्रयास करते हैं दूसरा कुछ सांकेतिक चिन्ह के बारे में। तो आप जानते हैं इस बात को कि कोई भी तत्व जो होता है उसका एक सांकेतिक चिन्ह होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो H, कैल्शियम है तो Ca, सोडियम है तो Na। इसी तरह से सारे तत्वों का सांकेतिक चिन्ह है। तो सांकेतिक चिन्ह का यूज करने के लिए समीकरण में और भौतिक अवस्थाएं जो होते हैं, सांकेतिक चिन्ह जो होते हैं, केमिस्ट्री में, इक्वेशन में, समीकरण में यूज किया जाता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस यूज किया जाता है फॉर सॉलिड, ठोस के लिए। किसके लिए, तो फॉर सॉलिड यानी ठोस के लिए। ठोस के लिए एस संकेत का चिन्ह होता है, लिक्विड के लिए एल संकेत
द्रव के लिए एल संकेत होता है, गैस के लिए जी संकेत दिया जाता है, और डायल्यूट यानी एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो है वो दिया जाता है पीपीटी, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन के लिए एक्यू दिया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में जानते हैं हम कि कोई भी पदार्थ में जल जरूर होगा, यदि जल की उपस्थिति उसमें अगर है तो उस वैसे द्रव को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और अगला है प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप बनता है तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी डॉट। और एक और इसमें संकेत चिन्ह आता है त्रिभुज का साइन जैसा दिखता है यह, और ये जो है सिर्फ ऊष्मा का संकेत है, यानी ऊष्मा को यह दिखाता है, बताता है। तो ये सब जितने भी सांकेतिक चिन्ह यहाँ पर हम देख रहे हैं, सॉलिड के लिए, सॉलिड यदि वस्तु रहेगा, सॉलिड पदार्थ रहेगा तो उसको ये सांकेतिक लिखा जाता है, द्रव रहेगा तो ये लिखा जाता है, और गैस रहेगा तो जी लिखा जाता है, एक्वस रहेगा तो उसके लिए एक्यू डॉट लिखा जाता है, और प्रेसिपिटेट रहेगा यानी अवक्षेप बनेगा नीचे तो उसके लिए ये रहेगा पीपीटी। और जब ये ऊष्मा का संकेत देना होगा तो त्रिभुजाकार संकेत रहता है। और कोई भी पदार्थ यदि गैस के रूप में होगा वह तो इस तरह से संकेत दिया जाता है, ऊपर जाता होगा, और यदि अवक्षेप बनता है तो नीचे। चलिए, तो ये सब संकेतों को हमने देखा। इसके बाद अब हम जानने का प्रयास करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म में पहला टॉपिक हम अभी तुरंत देखे है, गैस का उत्पत्ति। जैसे कि गैस की उत्पत्ति के लिए हम एग्जांपल ले रहे थे जिंक, तो जिंक जो है सो धातु है, और धातु जो है सो ये सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए एस संकेत हम दिए। अब इसके बाद जो है से हम HCl लेते हैं, HCl ये जो है से एक्वस है, डायलूट है, यानी एक्वस है, तो इसको DIL डायलूट को DIL लिखा जाता है, डायलूट सॉल्यूशन यानी इसमें जल की मात्रा है। तो हम देखते हैं ये जो बना ZnCl यानी ZnCl2 प्लस में H2, यानी ये H2 को बगल में संकेत ऐसे एरो का मार्क दिया जाता है, जो कि यह गैस बना है। अभी तुरंत बताए कि गैस के लिए ऊपर के संकेत के लिए दिखाया जाता है। तो हम यहाँ पर यही चीज देखें कि गैसों की उत्पत्ति यानी कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो गैस का उत्पन्न होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म में आता है, गैस उत्पन्न हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे रंग में परिवर्तन कैसे होता है, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन हम इसको भी समीकरण के द्वारा ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, रंग में परिवर्तन कैसे होता है, ये जो है से ब्लू कलर का होता है, ब्लू बोले तो नीला कलर का होता है। और जब हम इसमें हम कॉपर सल्फाइड, इसमें सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड को हम डाल देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड मिला देते हैं, इन दोनों अभिक्रिया जब करता है तो यह बना देता है कॉपर सल्फाइड बनाता है, और प्लस से बना देता है H2SO4, और जो कॉपर सल्फाइड बनाता है यह जो है कलर ब्लैक कलर का हो जाता है। तो हम इस समीकरण में यही चीज देखें कि जब कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करती है तो नया पदार्थ के रूप में कॉपर सल्फाइड बनता है, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनता है। लेकिन हम इसमें देखें क्या चीज देख रहे हैं, रंग में परिवर्तन का उदाहरण। तो ये जो कलर में तो रंग जो था इसका ब्लू था, नीला था, लेकिन कॉपर सल्फाइड बनने के बाद यह ब्लैक काला रंग प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम रंग में परिवर्तन भी हम देखें। इसके बाद भौतिक अवस्था में परिवर्तन को देखने जा रहे हैं। भौतिक में अवस्था में परिवर्तन किस तरह से, तो देखते हैं हम कि जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है से गैस है, तो गैस के लिए जी लिखेंगे, और फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे, ये भी गैस है जानते हैं आप, और इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है जल, H2O जल। अब हम यहाँ पर यही देख रहे हैं भौतिक अवस्था में परिवर्तन, टॉपिक है भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी मूल रूप से उसका चेंजिंग हो गया। पहले मूल कैसा था, तो हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, लेकिन इन दोनों का चेंज कर करके करने के बाद जो है अवस्था चेंज हो गया है और जल बन गया है। पहले था अलग अलग हाइड्रोजन और गैस था, लेकिन अभी जल है, यानी भौतिक अवस्था में इसका परिवर्तन हो गया। अगला हम देखते हैं तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, इसके लिए उदाहरण देखते हैं हम। तापमान में परिवर्तन के लिए देख रहे हैं जैसे कि कोई भी मान लीजिए
लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब जब जलता है तो जलने के बाद उसमें ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कार्बन हम ले लिए, कार्बन में ऑक्सीजन की उपस्थिति से इसको हम जला रहे हैं, जलाएंगे तो यह बन जाएगा CO2। अब देखिए CO2 बनने के साथ साथ और कुछ बनेगा, क्या बनेगा, तो बनेगा ऊष्मा, और प्लस में बनेगा क्या चीज देगा, प्रकाश देगा, लाइट। यानी हम देख रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, यानी यहाँ पर कार्बन जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जलने के बाद इसका ताप जो अभी है उसकी अपेक्षा इसका ताप डिफरेंट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये भी गर्म है, ऑक्सीजन ऊष्मा गर्मी है, गर्म है, लाइट उष्मा, यानी ये भी गर्म, इसका ताप चेंज हो गया है, यानी तापमान में परिवर्तन। हम देखें कि अभिक्रिया जब हुआ तो तापमान में परिवर्तन होता है। अगला है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, जब हम कोई भी अभिक्रिया जब होता है तो उसके नीचे में अवक्षेप बन जाता है, तली में वो प्राप्त होता है, नीचे बैठ जाता है। तो हम इसका उदाहरण द्वारा इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को जब हम अभिक्रिया कराते हैं किससे, तो सोडियम क्लोराइड से, तो यह बना देता है AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, और प्लस में क्या बनाता है, NaNO3। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है सिल्वर क्लोराइड जो है तली में प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में। एरो का मार्क नीचे दे करके अवक्षेप को ऐसे दर्शाया जाता है। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म में यही हम जाने कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके क्या क्या चीज में चेंजिंग होती है, तो गैस की उत्पत्ति होता है, परिवर्तन रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है। तो इस तरह से हम देखिए रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं संतुलित समीकरण। तो अगला हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल क्या है। हिट एंड ट्रायल, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल एक यह विधि है जिसको कोई भी समीकरण को संतुलित करने की विधि है। इसमें हम आगे देखते हैं होता क्या है, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण, जैसे कि कोई भी समीकरण जब तैयार होता है, समीकरण में उसके सूत्रों और अणुओं को सांकेतिक रूप देना ही रासायनिक समीकरण है। तो इसमें हम देखते हैं संतुलित और असंतुलित समीकरण। अगला जो टॉपिक है संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है। तो संतुलित समीकरण में जितने भी बाएं पक्ष में लिए गए तत्वों के अणु होते हैं, उतना ही दाएं पक्ष में उत्पाद के रूप में उनकी संख्या, परमाणु की संख्या उतना ही होती है। देखते हैं एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद H2O बना दिया हाइड्रोजन गैस। अब हम इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, यानी अभिकारक तरफ और उत्पाद तरफ। हाइड्रोजन की संख्या पहले,
जनरली संतुलित करने के लिए सबसे पहले धातु को देखा जाता है, इसके बाद अधातु को देखा जाता है, इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या देखा जाता है, इसके बाद देखा जाता है ऑक्सीजन की संख्या को। तो ये 4 है जनरल मेथड जो कि सबसे पहले धातु को बैलेंस करने के दौरान, संतुलित करने के दौरान देखा जाता है, इसके बाद फिर उसके अधातु वाले तत्व को, इसके बाद हाइड्रोजन को, इसके बाद ऑक्सीजन को। तो हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन इधर दूगो है, इधर दूगो है, यानी ये संतुलित है, जितना इस तरफ अभिकारक में उतना ही उत्पाद में है। ऑक्सीजन दूगो है, इधर ऑक्सीजन एक है, ये कितना है, एक है, ये देखिए। लेकिन एक है तो दो करना होगा, उसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि साइड में मल्टीपल करना होता है। ये बात भी यहाँ पर एक ख्याल रखना है हमेशा कि जब भी हम इसमें डिजिट कहीं भी बराबर करने के लिए लगाते हैं, बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, तो साइड में मल्टीपल के द्वारा ही उसको बराबर करना है। नीचे ऐसे नहीं लगा देना है, नीचे तरफ इधर नहीं लगा देना है कभी नहीं तो वो गलत हो जाएगा। यानी हमेशा साइड में मल्टीपल करके उसके अणुओं की संख्या को बराबर करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन को बराबर करना होगा हमको, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन 2, यानी ये इक्वेशन जो तैयार हुआ ये संतुलित समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन है। यानी जितने अणु हैं पदार्थों के तत्व की, जितने भी तत्व इसमें लिए गए हैं उनके अणुओं की संख्या जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में है। आप जानते हैं ऐसे भी हम जितना केजी के चावल बनाते हैं उतना ही केजी के बराबर हमें जो भात बनता है, तैयार होता है, उतना ही प्राप्त होता है। यानी अगला हम असंतुलित समीकरण को देखते हैं। असंतुलित समीकरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं असंतुलित का। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 इधर 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 ऑक्सीजन की संख्या इधर 1, यानी ये इक्वेशन जो है ऐसे अनबैलेंस है, असंतुलित है। यानी वैसे समीकरण जिनके अभिकारक में उपस्थित तत्वों के अणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में नहीं हो, तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। तो संतुलित असंतुलित समीकरण का डेफिनेशन उदाहरण हम इस तरह से देखें, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम में हम यही देख रहे हैं कि पहला तत्वों या पदार्थों के संकेत को लिखना होता है, यानी जो भी उसमें पदार्थ या जो भी तत्व भाग लेते हैं उन पदार्थ तत्वों के अणुओं को दिखाना पड़ता है, यानी उसका संकेत को लिखना होता है। यदि हम समीकरण के अभिकारक की तरफ लिख रहे हैं तो उधर भी, और उत्पाद की तरफ लिख रहे हैं तो उधर भी। दूसरा में है तत्वों या पदार्थों के बीच चिन्ह लगाना, जैसे कि यदि हम अभिकारक के रूप में एक से अधिक पदार्थ ले रहे हैं तो उन पदार्थों के बीच प्लस का साइन लगाना है, यानी उसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। या फिर उत्पाद के रूप में जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ भी अलग अलग जब उत्पाद बन रहे हो, यदि एक से अधिक बन रहे हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा में है कि अभिकारकों और प्रतिफल को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग दिखाते हैं कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। यानी कह रहा है यही कि अभिकारकों और प्रतिफल, यानी जो हम अभिकारक के रूप में लेते हैं वो, प्रतिफल जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग दिखाते हुए अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है दिखाते हैं। तो ये है समीकरण को लिखने का नियम, जो किस तरह से हम किसी भी समीकरण को लिखेंगे। इसके बाद हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग इक्वेशन, समीकरण को संतुलित करने के लिए हम पढ़ेंगे और बहुत सारे इक्वेशन को संतुलित करेंगे। सबसे पहले प्रयास करेंगे छोटे छोटे समीकरणों को संतुलित करने के लिए, फिर उससे जो टॉप पढ़ेंगे उस तरह के समीकरणों को संतुलित करेंगे हम। तो ये अगला वीडियो में अगला दिन हम करेंगे। आज की क्लास मेरा रासायनिक समीकरण से यहीं तक, ठीक है। यदि आपको वीडियो स्लो लगे तो इसे आप फास्ट करके देख सकते हैं, या फास्ट लग रहा होगा तो स्लो करके देख सकते हैं। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।